हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान क्लास 10th का। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 पार्ट में करके बायोलॉजी का जैव प्रक्रम जो था, यानी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर का जैव प्रक्रम के ऑलरेडी मैं 3 पार्ट कर चुका हूँ। आज है पार्ट नंबर 4 है। आज इस पार्ट में पूरा जो कुछ कर देंगे, जैव प्रक्रम को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी इस पार्ट में अब है जो इसके बाद खाली बचा रह जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव को यानी एक क्लास लेंगे, यानी 40 से 50 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए 40 से 50 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से पढ़ते हैं तो ऐसा बायोलॉजी में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में लगभग अगर 40 के भी एवरेज से रखते हैं तो 320 पहुंचता है, यानी 8 को 32, 320 ऑब्जेक्टिव अगर यदि जो खाली बायोलॉजी में आप लोगों को दे दिया जाए 320 क्वेश्चन, तब इतना तय है कि बायोलॉजी में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा जो 2 नंबर 5 नंबर जितना भी है वो लगभग काज कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। कल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। जब हम लोग पाचन क्रिया पढ़ेंगे मनुष्य में, ऐसे तो अब की बार मनुष्य में पाचन क्रिया नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि 2024 में पूछ दिया। अगर आप लोगों को चाहिए तो उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, अन्यथा आप मनुष्य में पाचन क्रिया सर पूछने वाला नहीं है। इसलिए अगर पढ़ना चाहते तो उसको पढ़ सकता, नहीं पढ़ना चाहते तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन बता देंगे। तो अमाशय पहले बताते हैं। कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी अमाशय जानता होगा। अमाशय की संरचना उन्हें देख लेते हैं। ये जो हमारा आशय होता है, ये वाला आशय, ये हमारा क्या होता है, ये अमाशय होता है। ये पूरा क्या है, अमाशय है, जिसको हम लोग कहते हैं पेट कह देते हैं। कुछ कह देते हैं, पेट कह देते हैं। तो ये अमाशय है। अमाशय यही पूछ रहा है कि अमाशय में आखिर आम्ल की क्या भूमिका, किसका भूमिका, आम्ल की क्या भूमिका है। इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहले समझ लो, कहता है कि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये जो अमाशय होता है, अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। जब मनुष्य में पाचन क्रिया पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा कि अमाशय को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। उसी एक भाग में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये जठर ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। कहता है कि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जिससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, यानी जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस निकलता है। और ये जठर रस में क्या पाई जाती है, HCl अम्ल पाया जाता है। HCl यानी ये जठर ग्रंथि में क्या जी बाबू, जठर रस निकलता है और जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी एसिड जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यानी इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं, वो खाना खाते खाते उसके साथ जैसे मान लीजिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रसाद दिया या कोई बढ़िया चीज दे देता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बिना हाथ धोए खा लेते हैं। अब बिना हाथ धोए खा लेते हैं तो उसके साथ कुछ कीटाणु होता है जो हमारे पेट में क्या हो जाता है, चला जाता है, यानी अमाशय में क्या होता है, चला जाता है। तो यही जो अम्ल में यानी अमाशय में जाता है, यही अम्ल क्या करता है, यानी यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। यानी क्या करता है कि यह HCl अम्ल है जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, साथ ही साथ क्या करता है कि भोजन को सरल रूप में तोड़ने का काम करता है। भोजन को सरल रूप में क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 कार्य, एक तो है कि भोजन को क्या करता है, यानी कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। दूसरा है कि भोजन को सरल रूपों में जो हम लोग कुछ खाते हैं उसको तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे हम लोग को पाचन क्रिया में सहायता होता है ना। पाचन क्रिया में क्या होता है, सहायता होता है। उसी के बाद को हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं, एवं पढ़ लेते हैं कि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, जिससे जठर रस निकलता है। यानी जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। उसमें पाया जाता है क्या, जठर रस में HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, बाहर से आए जीवाणु, यानी जीवाणु कहो, कीटाणु कहो, बैक्टीरिया कहो, जो भी हो, आए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। यानी पहले हम बता दें कि जो हम लोग कुछ खाना खाते हैं उसके साथ जो कीटाणु आता है, बैक्टीरिया आता है, वो सबको जब पेट में जाता है तो सबको मार देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। उसके साथ साथ क्या करता है, तथा साथ ही साथ
भोजन को सरल रूपों में तोड़कर पाचन क्रिया में सहायता करता है। यानी भोजन को सरल रूपों में क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और सरल रूपों में तोड़ करके उसको क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग एक रोटी लेते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज है इतना बड़ा चीज है, कोई इतना बड़ा चीज है, यानी ऐसे ऐसे है, उतना ही हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब बताओ तुम लोग कि पहले गलेगा कौन, पहले ये सब ना गलेगा कि ये गलेगा, क्योंकि इसका जो है क्या होगा, ये बड़ा है, लेकिन ये सब क्या छोटा है। तो इसीलिए क्या करता है कि ये सेल आता है जो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसको इस ढंग से पूछा जा सकता है कि बताओ अम्ल हमारे अमाशय में क्या कार्य करता है, या अम्ल की क्या भूमिका है हमारे अमाशय में। यानी क्वेश्चन किसी भी ढंग से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये सभी को कुछ कर देना, पूरा को लिख देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के चार कोशिकांग के नाम लिखे। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग ही होता है, ठीक है। यानी यहाँ पूछा था कोशिका और कोशिका के अंग ही का पूछा था, यानी कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, कह दिया कोशिकांग यानी कोशिका का अंग पूछा। तो कोशिका का कौन कौन सा अंग होता है उसी को बारे में क्या करना, हम लोग को लिखना है। इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। कोशिका क्या है, कोशिका भाई अगर तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा कहीं भी, तो उन्होंने बताए होंगे कि कोशिका जो है ना छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना, जो और बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर क्या किया, हम लोग के शरीर को निर्माण किया। या जो कोशिका होता है ये इसी कोशिका से मिलकर हमारा क्या बना, हमारा शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो भाई कोशिका का अंग लिखने का रहा। अब यहाँ लिखने का तरीका कुछ होता है। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं कि कोशिका का 4 कोशिका, यानी कोशिका का 4 कोशिका होते हैं, यानी कोशिका के 4 अंग निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है। यानी कोशिका का 4 कोशिका निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन है, पहला देखते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका का अंग पूछा तो कोशिका से रिलेटेड बताएंगे। तो पहला कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या कह रहा, कोशिका द्रव। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा क्या है, कोशिका द्रव है। अगला क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और तीसरा चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या किसका भाग है, कोशिका का भाग है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बिना है जो कभी कोशिका संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, कोशिका के अंग था। इसके बाद हम लोग एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बाकी स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या करिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे पहले हम लोग स्वपोषी पोषण क्या होता है पढ़ लिए थे, विषम पोषी पोषण क्या होता है पढ़ लिए थे। अगर विषम पोषी पोषण नहीं देखा होगा तो आप लोगों को पर पोषण पढ़ा। पर पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, पर पोषण। इसी का दूसरा नाम क्या है, पर पोषण नाम है ना। तो पर पोषण का ये या विषम पोषी पोषण का ये, दोनों नाम एक ही है। तो अगर कहीं पूछ दिया जाए कि स्वपोषी पोषण तथा पर पोषण में अंतर स्पष्ट करे तो वही बात होगा। तो एक जने लिखेंगे कुछ स्वपोषी पोषण, एक जने लिखेंगे पर पोषण, यानी स्वपोषण और पर पोषण लिखेंगे। लेकिन यहाँ कुछ पूछा गया स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कहता है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर कुछ इस प्रकार है। लिखने की उन्हें तरीका होता है तो वहां जांचने वाले होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये कुछ सोच समझ कर लिखा है, ना कि कहीं से मिला और चीटा में चलो छाप दिए उतार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखना कुछ कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर कुछ इस प्रकार है, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। अब दोनों दोनों क्या कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा करवाने में तो बहुत आगे रहता होगा है ना, दोनों के लड़वाने में तुमको इधर बांट दिया जाए, इसको इधर बांट दिया। एक दिन क्या लिखे, स्वपोषी पोषण लिखे, एक दिन क्या लिखे, विषम पोषी पोषण लिखे, ठीक है। बाकी कहता है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। यानी स्वपोषी पोषण में तुम लोग पढ़ा था कि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, उसी को कोई दिक्कत है स्वपोषी पोषण कहते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा विषम पोषी पोषण यानी पर पोषण में क्या है कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। यानी विषम पोषी पोषण में जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, यानी
ये एक जीव है, ये किस पर निर्भर है, इस पर, तो ये कुछ कहलाएगा विषम पोषी पोषण। लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि ये खुद पर निर्भर है, यानी अपना पर निर्भर है कि हमको कोई की जरूरत नहीं है, तो ये कुछ कहलाएगा स्वयं पोषी पोषण। तो यानी स्वयं पोषी पोषण में जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है उसे स्वयं पोषी पोषण। लेकिन जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भरता उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला कुछ करते हैं कि यह केवल पेड़ पौधा में संपूर्ण होता है, यानी केवल पेड़ पौधा ही ऐसा है जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। अपना भोजन क्या करता है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो यानी इसमें स्वयं पोषी पोषण में क्या करेंगे कि यह केवल पेड़ पौधा में क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्या है, विषम पोषी पोषण। यह केवल जंतुओं में संपन्न होता है, यानी विषम पोषी पोषण यानी जंतु है ना जो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसा पेड़ पौधा तो ना है कि किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। हाँ, एक पेड़ पौधा में रियर किस्म आता है, अमरलता का नाम तुम लोग सुना, ये कहीं देखा होगा। पेड़ पर पूरा जैसे मान लें कि ये पेड़ है, ऐसे इस पर पूरा जाली 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 ऐसे करके कुछ कर लेता है, घेर लेता है। तो ये अमरलता होता है जो क्या करता है कि वो आ जाता है जो पार पोषण में आता है, क्योंकि वो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। तो उसमें पेड़ पत्ता नहीं होता, वो पूरा जाली जाली की तरह होता है। कहीं कहीं देखा होगा पेड़ पौधा पर पूरा पूरा पेड़ पौधा को क्या कर लेता है, घेर लेता है, और उस पेड़ पौधा को वृद्धि करने नहीं देता। तो वो अपने भोजन के लिए कहाँ है, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर जो पेड़ पौधा होता है वो कैसा होता है, स्वपोषी पोषण होता है। लेकिन मनुष्य जो होता है, यानी जो जीव जंतु होता है, मनुष्य जीव जंतु में आता है। तो जो जीव जंतु है यानी यह केवल यानी विषम पोषी केवल किसमें होता है, जंतुओं में संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है कि यानी जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश। तुम लोग जब पढ़ा होगा यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, या पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ लिखे, या ऐसे भी पूछता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियों को लिखे। तो कच्चा सामग्री में यह आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। तो ये चारों चीज रहता है तब कुछ कहलाता है स्वपोषी पोषण होता है, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लेकिन विषम पोषी पोषण के लिए क्या करता है कि यह अपना भोजन के लिए यानी जो जीव जंतु होता है वो अपना भोजन के लिए जंतुओं तथा पेड़ पौधे पर यानी जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना भोजन के लिए कोई जंतु पर निर्भर रहते हैं। जैसे तुम लोग मांस मछली खाता है, जैसे मुर्गा खाता है, मछली खाता है, तो वो मछली भी एक प्रकार का जंतु है, जीव है। तो उस पर हम लोग क्या है, निर्भर है कि मुर्गा मिलेगा तो आज मारेंगे, ठीक है ना। तो मुर्गा मिलेगा तो मारेंगे, तो यानी अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर है। जब किसी दूसरे जीवों पर निर्भर है और तथा पेड़ पौधा पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधा पर कैसे धान पर निर्भर रहते हैं, गेहूं पर निर्भर रहते हैं। तो तुम लोग एक पेड़ पौधा होता है जिसको साग कहते हैं, साग में हम लोग खाते हैं, उस पर भी हम लोग क्या एक प्रकार के पेड़ पौधा उस पर भी निर्भर है। तो यानी जो विषम पोषी पोषण होता है यह अपना भोजन के लिए क्या करता है, अपना भोजन के लिए किस यानी जंतु पर निर्भर रहता है या तो अपना पेड़ पौधा यानी दोनों पर निर्भर रहता है। विषम पोषी पोषण में जो आता है जीव वो जंतुओं पर भी निर्भर रहता है और पेड़ पौधा दोनों पर निर्भर रहता है। इसी को कोई कहते हैं विषम पोषी कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर देख ले, दोनों में पूछते रहता है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए प्रेम से। बाकी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचक एंजाइम यानी पाचन एंजाइम क्या है तथा इसके कार्य क्या है ना। पाचक कहीं कहीं पाचक एंजाइम देता है, कहीं कहीं पाचन एंजाइम देता है कि आखिर पाचक एंजाइम क्या है तथा इसका कार्य क्या, यानी कैसे पाचन करता है, यानी पचाना, जो भोजन का पच रही पाचन कहलाता है। तो पाचन का मतलब समझ गया। एंजाइम तो ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका पिछला वीडियो जाकर देख सकता है, ठीक है, कि एंजाइम क्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराता है कि पाचक एंजाइम क्या है, उसके साथ साथ इसके कार्य को लिखना है ना। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद देखते हैं क्या पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम यानी पाचन एंजाइम का या पाचक एंजाइम। पाचन एंजाइम क्या, पाचन का मतलब होता है पाचन क्रिया करना यानी पचाने का कार्य। एंजाइम ऑलरेडी देख लिया तुम लोग, पिछला क्लास में ही एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। अगर एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा तो इससे पिछला वीडियो जाकर पार्ट 3 में देख लीजिएगा, पार्ट 2 में पाचक एंजाइम के बारे में पाचन एंजाइम के बारे में बताया गया है। कैसे कह रहा है पाचन एंजाइम, यह सभी प्राणियों में पाया जाता है। यानी जो पाचन होता है ना सभी प्राणी में होता है, ऐसा ना है कि खाली मनुष्य में पचेगा जीव जंतु में नहीं पचेगा, पचना है तो सब में पचेगा। तो यही कह रहा है कि यह सभी प्राणियों में क्या होता है, पाया जाता है, जो पाचन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। यानी पाचक एंजाइम है यानी जो पचने वाले एंजाइम है वो सभी प्राणियों में पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है, जो पाचन यानी ये भी कह सकता है कि जो भोजन को पचाने में, जो भोजन को
पाचन करने में, क्या करने में, पाचन की क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है, यानी भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि तो ये बताओ कि पाचक एंजाइम होता कौन कौन है। तो पहला पाचन एंजाइम है टाइलिन। क्या है, टाइलिन। टाइलिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो टाइलिन हमारे मुख में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या करता है, यह भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो देखता होगा कि बाहर से तो सूखा सूखा जाता है, लेकिन अंदर जाता है तो पूरा उसमें लार है, जो लार सन आ जाता है, जिसको टाइलिन कहते हैं। यही टाइलिन यानी क्या करता है, उस भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। और चिपचिपा बनाकर यह जो स्टार्च होता है, यानी जो भोजन होता है, ये स्टार्च होता है जो भोजन कहलाता है, इसको कुछ में बदलता है, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। अगला क्या है, ट्रिप्सिन। अगला क्या है, ट्रिप्सिन। यह क्या करता है, यह प्रोटीन को पाचन करने में सहायता करता है, यानी ये ट्रिप्सिन जो है किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। अगला क्या है, लाइपेज। लाइपेज किसको पचाता है, वसा को। तो ये देखिए तीन को हमारा जो एंजाइम था, एक था टाइलिन एंजाइम, दूसरा ट्रिप्सिन था, तीसरा था लाइपेज। पहला टाइलिन क्या कर रहा था, तो भोजन को चिपचिपा बना रहा था, तथा साथ ही साथ क्या कर रहा था, स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था। अगला क्या है, ट्रिप्सिन। यह क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करने में सहायता करता है। उसके बाद क्या है, यानी लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो भोजन को यानी जो वसा होता है, वसा को पाचन करने में सहायता करता है। यहाँ के बाद हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। ऐसे हम लोग अगर कहिएगा तो मनुष्य में क्या, किसमें, मनुष्य में किसके बारे में, मनुष्य में पोषण क्रिया, है ना, मनुष्य में पोषण की क्रिया का वर्णन करें। ठीक है, यानी मनुष्य में पोषण क्रिया का वर्णन करें अगर कहिएगा तो इस पर हम एक स्पेशलिस्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर इसको हम चालू करेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट का लग जाएगा, ये अकेले वीडियो में लग जाएगा, जो कि हालांकि आपकी 2025 के लिए नहीं पूछा जाएगा। हाँ 2026 में नहीं कर सकते, लेकिन 2025 में इतना है कि नहीं पूछा जाएगा, न तो कहीं भी ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, इसीलिए इस पर हम बात नहीं करते, टाइम व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। अगला वीडियो में हम लोग को चलाने वाला है ऑब्जेक्टिव। जितना भी जैव प्रक्रम से है, यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर से जितना भी जो है उसको हम पूरा क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, यानी 40 से 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जल्द ही क्या कहेगा, पूरा जितना भी चैप्टर वाइज चैप्टर है सभी का क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इसीलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। वाह।